हेलो मास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 10 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। एज ऑलवेज आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि देखिए बिहार में होना है चुनाव। तो ये बिहार के अभी करंट के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये बेसिकली पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से मीन बीजेपी की सपोर्ट से ये ख्वाब क्या देख रहे हैं, अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को वापस से रिटेन करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक, तो सिनेरियो इनका थोड़ा सा जिगजैग है, लेकिन हाँ ये है कि रास्ता इनका काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है। तो राइट नाउ इस पूरी पिक्चर में बिहार की पॉलिटिक्स और इस समय नीतीश कुमार जी के बारे में मीन जो जेडीयू के लीडर हैं उन्हीं के होप और उन्हीं के एस्पिरेशन के बारे में बात की जाती है। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ इस मूव करेंगे। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो पॉलिटिक्स में मीन जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, इसमें क्रिमिनलाइजेशन के रिगार्डिंग है। देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में चुनाव तो उसी के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ने बोल करके क्या रखा हुआ है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर जो कैंडिडेट को कि उन्हें अपने फिनेंशियल डिटेल में उनके पास कितनी वेल्थ है, कितना असेट है, उसका पूरा लेखा जोखा और अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को पुलिस को बताना होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग में है ये आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा। फिर थर्ड थिंग कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर उनके कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस लगे हुए हैं, ये बात उन्हें पूरी डिटेल के साथ वहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो ये तीन बातें कि मीन जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये गाइडलाइन जारी किया है, ये इशू किया है। वॉट आफ्टर दैट वॉट कि सुप्रीम कोर्ट ने मीन कोर्ट के आदेश के बाद ये इस तरह की तीन गाइडलाइन इशू की गई है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है? क्या कोर्ट ने ऐसे ही बोल दिया था क्या कि आपको ये तीन बातें करनी हैं? इसके पीछे एक रिकॉर्ड है कि 2004 की अगर बात करें तो ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस लगे हुए थे केवल 24% थे। लेकिन 2004 के बाद से 2009 में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं ऐसे वो 30% बढ़ जाते हैं। कि मतलब ये हुआ कि 24% लोग ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे 2004 के इलेक्शन में। लेकिन 2009 में क्या होता है उनके साथ कि थोड़ा सा रिवर्ट हो जाता है, 30% हो जाते हैं ऐसे कैंडिडेट। लेकिन फिर अगर उसके बाद का अगर चुनाव देखें, 2014 का चुनाव देखें या 2019 का चुनाव देखें, तो 2019 की बात कह रहे हैं कि 43% कैंडिडेट ऐसे थे, कह रहे हैं कि 43% कैंडिडेट ऐसे थे कह रहे जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस लगे हुए थे। तो अब पॉलिटिक्स में मीन अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको सफाई चाहिए और प्रॉपर कि मीन एक वेल कैंडिडेट, वेल एजुकेटेड और एक अच्छी मीन पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने वाला अगर आपको पॉलिटिशियन चाहिए, तो उसके लिए इस प्रकार के जो क्रिमिनल चार्जेस वाले पॉलिटिशियन हैं कह रहे हैं उनको तो रिमूव करना होगा। और 2014 के इस इलेक्शन में ये 43% का जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% कैंडिडेट ऐसे हैं कह रहे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे हुए हैं, तो मतलब वो पाक साफ नहीं है। ठीक, तो अब राइटर यहाँ पर गाइडलाइन के बारे में बात किया उन्होंने, फिर बात किया कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स से रिमूव हो सकती है, फिर फर्दर वो बात करते हैं कि जो एजेंडा होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो पावर गेन करने का नहीं होना चाहिए, वो गवर्नेंस को और सर्विस प्रोवाइड करने का होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बदलती रहती हैं लेकिन इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम बिल्कुल एज इट इज़ ही रहा है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी गवर्नेंस है, तो खैर इसे बहुत स्ट्रांग होना होगा, इसे काफ़ी स्ट्रेंथन होना होगा। इससे होगा क्या कि ये केस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का तो बात ही नहीं है, ये तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हमारा गवर्नेंस स्ट्रांग होगा, अगर हमारा गवर्नेंस स्ट्रांग होगा तो हमारा पूरा के पूरी हायरार्की, पूरी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग फंक्शन कर पाएंगे। और एक इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना केवल इंडिया में ही देखने को मिलती है कि एक पॉलिटिकल लीडर की मीन केवल पावर के बेसिस पर मीन उसका कोई विशेष प्रोफाइल नहीं होता है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और मीडिया को इतना फ्रीडम भी मिला हुआ है, उसके बावजूद इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और मेन मेंबर ऑफ वो पार्लियामेंट बन जाते हैं। कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। कह रहे हैं अगर हम अदर डेमोक्रेसीज से अगर हम कंपेयर करें तो अदर डेमोक्रेसीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कि एटलीस्ट जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कह रहे वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर या तो वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, या तो फिर कोई सोशल वेलफेयर का पर्सनालिटी होगा, या फिर कोई टेक्निकली बहुत साउंड पर्सनालिटी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम में इंटर करती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी 2-3 बार से कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अभी राइट नाउ भी जो लोग इलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग दे आर द बिग बिजनेसमैन, तो उन्हें बिजनेस एथिक्स का और उन्हें इसका प्रॉपर आइडिया है। लेकिन इंडिया का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। कह रहे इंडिया में केवल पावर गेन करने के लिए पॉलिटिक्स की जाती है, और उसमें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस कितना ज़्यादा है या कम है। अब इसमें सफाई की बात करते हैं, कहते हैं कि जब तक वो कैंडिडेट कि वो पब्लिक, वो सिटीजन्स अवेयर हो करके कि अपने वोट को बेचने के अलावा कि प्रॉपर तरीके से अगर अपने व्यू, अपना ओपिनियन अगर देना स्टार्ट करेंगे, तब हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज करें क्या कि उन जिनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस हैं, कह रहे उन्हें टिकट देने से बचेंगी। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया के सिटीजन्स पर कि वो किस प्रकार से वोट देते हैं, अपने वोटिंग राइट का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कह रहे ये अप टू द मार्क होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके बहुत कम नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। राइट, तो हमारा ये वाला अभी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द यूएस वीज़ा के है। तो यूएस में हुआ क्या कि अभी 2020 के लिए अब डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल बिंदास आदमी है, उन्होंने जो दिलाता है वो बोल देते हैं। तो उन्होंने इस बार भी बिल्कुल वैसा ही डायलॉग चेपा है। उन्होंने चेपा क्या बोला कि 2020 में राइट नाउ यूएस में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कोई भी फॉरेन, जैसे इंडिया से अगर इंडिया का कोई सिटीजन है वो अमेरिका गया है पढ़ने के लिए, तो यूएस के कैंपस में उसने ऑनलाइन अगर इनरोलमेंट लिया हुआ है तो उसके पास वीज़ा का राइट मिल जाता था उसे। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि नहीं, आपको वीज़ा का राइट मिलेगा जो भी पर्सन इनरोल्ड हो भी चुके हैं। पहले बात तो इनरोलमेंट पर रोक लगा दी, फिर बोला कि जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं, कह रहे कि या तो वो कैंपस का पार्ट बन जाए, अदरवाइज उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो मतलब जो अभी तक इस प्रकार की सर्विस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन इनरोलमेंट, काफ़ी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन इनरोलमेंट करवाती हैं, फिर एग्ज़ाम देने के लिए केवल बच्चे को जाना होता है, उसके लिए वीज़ा मिलता है, उसके लिए वर्क परमिट मिल जाती है, उनका कैंपस हो जाता है, उनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। कह रहे हैं इस प्रकार के सिनेरियो को डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ठीक, अब राइटर क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, कह रहे हैं उन्हें केवल एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जब पैसा देगी तभी उनकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं उस प्रकार से फंक्शन करेंगी या करेंगी। कह रहे हैं उनको भी अब चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का बॉन्ड इशू करें। यूनिवर्सिटीज़ करें क्या कि यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का बॉन्ड इशू करें, अपना खुद का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करें, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकें और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें। ये वाला आर्टिकल भी हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो 6 जुलाई में डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया है कि वो WHO से बाहर जा रहे हैं। 6 जुलाई में हुआ क्या कि 1,30,000 के आसपास कि वो है अमेरिका के सिटीजन है जिनकी मौत हो जाती है इस कोरोना वायरस की वजह से। अब अमेरिका में 1,30,000 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरा जो दारोमदार है, कह रहे वो चाइना पर ठोक देते हैं और फिर बोलते क्या हैं कि WHO ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं किया हुआ है, इसलिए अब अमेरिका करेगा क्या कि WHO से बाहर जा रहा है। अब WHO से बाहर जाने में 2 फायदे हो सकते हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को एक प्रॉफिट ये दिख रहा हो कि उनका $450 मिलियन बच गया, कि अब उन्हें WHO को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ये बात क्यों भूल रहे हैं कि जो यूएस के साइंटिस्ट हैं, कह रहे हैं कि वो एम्बेडेड हुआ करते थे जब WHO में किसी भी प्रकार का वैक्सीन डेवलप होता था, किसी भी प्रकार का रिसर्च होता था, तो यूएसए के साइंटिस्ट का पूरा पार्टिसिपेशन होता था वहाँ पर। उनको वहाँ की सैंपलिंग का, उनको वहाँ पर रिसर्च करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता था। और WHO में अमेरिका
अमेरिका का भी तो इन्फ्लुएंस था ही, अमेरिका अपना वोट तो दे ही सकता था, अमेरिका अपना ओपिनियन तो दे ही सकता था, लेकिन सीधा सीधा डब्ल्यूएचओ से इस प्रकार पैंडेमिक के टाइम पीरियड में उससे बाहर आ जाना, कह रहे हैं अमेरिका के लिए बिल्कुल हित की बात नहीं है। कह रहे कि हो सकता है कि आप एरोगेंट में कि आपके बिना डब्ल्यूएचओ का काम नहीं चलेगा, या ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ क्या है कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप पैसे देना कम कर दोगे तो आपके यहाँ भी जिस प्रकार की एड एंड एडवाइसेस चलती थी, कह रहे ऐसा नहीं कि अमेरिका को फायदा नहीं होता, अमेरिका में कोई वैक्सीन नहीं भेजी जाती है या अमेरिका में डब्ल्यूएचओ अपना ट्रीटमेंट नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम वहाँ पर भी चल रहे होते हैं, लेकिन अमेरिका का इस प्रकार यूनिलैटरली वहां से बाहर हो जाना और फंड न देना या पैसे न देना, कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। वाइल जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं, लाइक जो वहाँ के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो मानवाधिकार के अगेंस्ट में लड़ने वाले लोग हैं, कह रहे वो तो डब्ल्यूएचओ का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे कि वो तो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग भी देते रहेंगे, डब्ल्यूएचओ को पैसा भी देते रहेंगे, वेदर यूएसए पैसा दे या न दे। और एक बात पता है कि बात ये कुछ ऐसी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है कि यूएसए एज अ गवर्नमेंट उतना पैसा डब्ल्यूएचओ को नहीं देती है जितना यूएसए की कंपनीज डब्ल्यूएचओ को पैसा दे देती हैं, और जब यूएसए की कंपनीज डब्ल्यूएचओ को पैसा देने के लिए एग्री हो रही हैं तो फिर यूएसए का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन सोच समझ करके नहीं लिया है और उनका जो वर्ल्ड लेवल का जो इन्फ्लुएंस है, कह रहे वो इससे कमजोर होगा। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, अगेन जो ये बड़ा वाला आर्टिकल था, वेरी सिमिलर आर्टिकल ये वाला भी है, इसमें भी वही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पहली बात तो इनरोलमेंट पर रोक लगा दिया गया है वीज़ा, और अब यहाँ पर एक दो टर्म और यूज कर लेंगे कि H1B वीज़ा की मीन जो वर्किंग वगैरह के लिए मिलता था, और L1 वीज़ा की एक कंपनी है, अगर वो अपने एम्प्लॉई को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर अगर वो ट्रांसफ़र करती है तो L1 वीज़ा वहाँ पर इशू होता था। अब L1 वीज़ा को इशू करने के लिए या L1 वीज़ा को देने के लिए भी अमेरिका ने रोक लगा रखी हुई है। कह रहे हैं कि वीज़ा की इस प्रकार की पॉलिटिक्स पर रोक लगा देना, इस प्रकार से वीज़ा न देना, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि अमेरिका के लोग अचानक से जो चाइना और इंडिया से जो स्किलफुल लेबर आते थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया से और चाइना से कि बिल्कुल जिसके पास स्किल नहीं हुआ करती थी, जिसके पास एजुकेशन नहीं हुआ करता था, कि वो पर्सन अमेरिका में जाकर के काम करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे बेसिकली इंडिया के जो टॉप मोस्ट जो कहते हैं ना कि टैलेंटेड पर्सन्स हुआ करते थे, जो टॉपर्स होते हैं, कह रहे उनका प्लेसमेंट होता है अमेरिका में, और एक स्किलफुल लेबर जाता है अमेरिका में जॉब करने के लिए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लगता है कि वहाँ के जो रीजनल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कह रहे वो इनसे कम्पीट कर पाएंगे या वो इनके काम कर पाएंगे, तो आई थिंक वो गलत सोचते हैं, क्योंकि एक पूरे टाइम पीरियड में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कि अमेरिका में चाइना से, इंडिया से और वेरियस कंट्रीज से लोग गए हैं वहाँ पर काम करने के लिए, और अमेरिका को अमेरिका उन्होंने बनाया है, ना कि अमेरिका के लोकल लोगों ने। कह रहे कि आप मिलिटरीली सुपर पावर हो सकते हो, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं ना, जो काम करना होता है, तो अगर जो काम करने वाला पर्सन है अगर वो स्किलफुल नहीं होगा, अगर वो उतना स्किल अगर उसके पास उतना स्किल नहीं होगा, तो वो कैसे फंक्शन कर सकता है और अमेरिका को वो आउटकम कैसे दे सकता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसे कैसे मिलेगी। और एक लॉन्ग टर्म में अगर डोनाल्ड ट्रंप केवल इस इलेक्शन ईयर के लिए ये वाला काम कर रहे हैं, तो अमेरिका को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे इसमें डिस्कस करने के लिए ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। एक और आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो है सीबीएसई ने किया क्या कि अपने पैटर्न में परिवर्तन किया है। अब पैटर्न में परिवर्तन कुछ ऐसा किया हुआ है कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बिना पढ़ाए हुए वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंडेंट वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे कहती क्या है कि सीबीएसई ने 9th क्लास और 11th क्लास के सिलेबस में जिस प्रकार का चेंजेस किया हुआ है, कह रहा है कि उसमें सबसे बड़ा एक कोई कंप्रिहेंशन नहीं, उसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है। जैसे एक उन्होंने यही फिजिक्स का एग्जांपल दिया कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पर ही डिपेंड करता है वर्क, पावर एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब आपने सिलेबस से हटा दिया न्यूटन का लॉ ऑफ न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, कह रहे आपने पूरे चैप्टर से ही हटा दिए, तो मतलब अब बच्चा वो जो फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल होता है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन वो पढ़ेगा ही नहीं।
ठीक है। अब बिना उसको पढ़े अब उसको वर्क पावर एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। और सेकंड थिंग, पेंडेमिक के टाइम पीरियड में जब हम जूनोसिस की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को और जूनोसिस सिस्टम को ही पूरी तरह से सिलेबस से ही बाहर कर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि जब पेंडेमिक चल रहा है, जब आपको और भी अवेयर करना है लोगों को कि एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए, राइट, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपने किया क्या कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को सिलेबस से ही बाहर कर दिया है। तो कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया है, जो बोर्ड के मेंबर ने जो डिसीजन लिया है सीबीएसई के सिलेबस में चेंजेस करने का, कह रहे हैं उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है कि एक रेलिवेंट टॉपिक को, मतलब एक प्रिंसिपल टॉपिक को हटा दिया गया है और प्रिंसिपल पर बेस्ड टॉपिक को रिटेन करके रखा गया है, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। सारे आर्टिकल अब तक डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।